हेलो एवरीवन। आज काले मेघा पानी दे जो साहित्यकार धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है पर चर्चा करने वाली हूँ मैं। उससे पूर्व भारती जी के विषय में थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन में भी बीता था। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण जी के द्वारा किया गया। 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला में से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया। 1947 में इन्होंने एमए हिंदी में उत्तीर्ण किया। इसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में भारती जी ने सिद्ध साहित्य पर अपना शोध कार्य किया। इन्होंने अभ्युदय संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। 1960 में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इनकी कुछ रचनाएं कविता संग्रह में कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा आदि हैं। उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, इस पर पिक्चर भी बनी हुई है। गुनाहों का देवता, इस पर भी पिक्चर बनी हुई है। निबंध संग्रह पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, गीति नाट्य, अंधायुग और आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी आदि इनकी रचनाएं। इनकी भाषा शैली में निबंध और रिपोर्टाज देखने को मिलते हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता का पुट दिखाई देता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में ये कह देते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेने वाली भाषा इनकी होती है। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा कर संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती जी का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में विशेष स्थान माना जाता है। अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ का प्रतिपाद्य आपके समक्ष रखते हूं। संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सर्वधर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग ही जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और उसकी काट को खोज निकालता है। इसके बाद आते हैं पाठ पर आधारित जो आपकी पुस्तक में एनसीईआरटी में दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से बहुत चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण से वे इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते थे।
यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर इसलिए बुलाती थी क्योंकि ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे, आह्वान करते थे, पुकार लगाते थे। बच्चों का ऐसा मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी अर्थात जीवन प्रदान करे। पानी, जल को जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने लेखक को समझाया, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना होता है, चढ़ाना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वे वर्षा के माध्यम से हमें 10 गुना पानी लौटाकर वापस देंगे। त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की हमें भी आवश्यकता है या अधिक जरूरत है, उसे दान देने से ही दान का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा उन्होंने तर्क दिया, जिस तरह किसान अपनी फसल से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेती में बोते हैं ताकि उससे 30-40 मन, उस समय 30-40 मन गेहूं उत्पन्न किया जाता था, आज तो बहुत भारी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है क्योंकि वो उससे उतनी फसल ले सकें। इसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है। यदि हम पानी दान में देंगे इस मेंढक मंडली को, इंद्र सेना को, तो 10 गुना वर्षा के रूप में इंद्रदेव हमें वापस जल देंगे ताकि हम तृप्ति का अनुभव कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी अर्थात गुड़ और अनाज। गुड़ और अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को गुड़धानी कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे उदर तृप्ति भी होती है, पानी से प्यास बुझती है, अच्छी वर्षा से फसल ईख अच्छी होगी और धान भी उत्पन्न होगा, जिसके उत्पन्न होने से हम गुड़ और धान को मिलाकर अपना खाद्य पदार्थ गुड़धानी तैयार करेंगे। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होगी जिससे लोगों का पेट भर सकेगा और चारों तरफ खुशहाली छा जाएगी। इसलिए वो पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्र सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। प्रस्तुत पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है या होता है। आज तो हालांकि 10 हमारे पास साधन होते हैं, पर उस समय में बैल ही मुख्य साधन होता था खेती का। वह खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। कृषि ठीक ढंग से नहीं हो पाई तो आम जीवन सुखी नहीं रह पाएगा, नहीं हो सकेगा। इसी कारण से इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात मुखरित हो उठी है या हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? वर्षा न होने पर इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है और इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। उसे गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। भारत को भी मां का दर्जा, भारत माता, गंगा मैया। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर
नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे सभ्यता का विकास भी हुआ है। अधिकतर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा, उज्जैन भी कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे नगर हैं जो नदी के तट पर बसे हुए हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध रहा है। नदियों के किनारे पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी भी माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि अंतिम समय काशी में व्यतीत किया जाए तो सीधा सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस श्रृंखला में अंतिम क्वेश्चन है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना। विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह या अपार स्नेही करती है। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से ही करवाती थी, जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानते थे। इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपना तर्क देती हैं। लेखक उन तर्कों को काट नहीं पाते या उनकी काट नहीं दे पाते, क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक संबंध और लगाव जुड़ा हुआ था। भावना के जीवन में अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट भी हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क के लिए कोई जगह नहीं होती, वहां विश्वास ही प्रमुख होता है, या यूं भी कह सकते हैं विश्वास की प्रमुखता होती है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और समाज का ढांचा बिखर जाता है। इसलिए भावना का अपना महत्व है और बुद्धि का अपना महत्व है। बुद्धि के पास तर्क शक्ति होती है, भावना में तर्क का कोई जगह, कोई स्थान नहीं होता है। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं जिन पर भी मैं इसी के साथ साथ चर्चा करने वाली हूँ। काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर बल दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। लेखक ने प्रस्तुत संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहा है। पाठ में इंद्रसेना के कार्य को वे पाखंड मानते हैं। आम व्यक्ति इंद्रसेना के कार्य को अपने अपने तर्कों से सही ठहराते हैं, परंतु लेखक इन्हें गलत मानते हैं। इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी का नुकसान करना है, पानी की क्षति करना है, जबकि गर्मी के मौसम में पानी की बहुत कमी होती है, किल्लत होती है। ऐसे में इस तरह पानी का बर्बाद किया जाना तो सरासर बर्बादी है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण देश का बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि एक बार इन्हीं अंधविश्वास की वजह से देश को एक बार गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ की इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। इंद्रसेना सामूहिक प्रयास से इंद्र देवता को प्रसन्न करके वर्षा कराने की कोशिश करती है। यदि युवा वर्ग के लोग समाज की बुराइयों, कमियों के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें तो देश का स्वरूप ही बदल जाएगा, कुछ अलग ही रूप ले लेगा। वे शोषण को समाप्त कर सकते हैं, दहेज का विरोध कर सकते हैं, आरक्षण का विरोध कर सकते हैं, नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। यदि इस प्रकार के कार्यों के लिए वो सामूहिक रूप से बीड़ा उठाएं तो संभवतः हमारे
देश का स्वरूप ही बदल जाएगा, पर सामूहिक रूप से प्रयास करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप धर्मवीर भारती के स्थान पर होते तो जीजी के तर्क सुनकर आप क्या करते और क्यों? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। यदि मैं लेखक के स्थान पर होती तो जीजी का तर्क सुनकर वही करती जो लेखक ने किया, क्योंकि तर्क से तो जीजी शायद ही कुछ समझ पाती। उनका दिल दुखता और हमारे प्रति उनका सद्भाव भी घट जाता। लेखक की भांति मैं भी जीजी के प्यार और सद्भाव को कभी खोना नहीं चाहूंगी। यही कारण है कि आज भी बहुत सारी बेतुकी परंपराएं हमारे देश को अपनी जंजीरों में या अपने वश में किए हुए हैं, जकड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए। गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्रस्त हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं। जेठ मास भी अपना ताप फैलाकर जा चुका था और अब तो आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे। कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी आना बंद हो गया था, खेत की माटी सूख सूख कर पत्थर हो गई थी, फट गई थी, पपड़ी पड़कर अब खेतों में दरारें पड़ने लगी थी। झुलसा देने वाली लू चल रही थी, ढोर डंगर सब प्यास से तड़प रहे थे। प्यास पानी पीने के बाद भी शांत नहीं हो पा रही थी। निरुपाय से ग्रामीण पूजा पाठ में लगे थे। अंत में इंद्र से वर्षा करने के लिए प्रार्थना करने के लिए इंद्र सेना को ही निकलना पड़ा। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।